हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प क्लासेज में। वास्तविक संख्या का यह तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने संख्या के बारे में जाना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना, प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया तथा साथ ही साथ उदाहरण को भी सॉल्व किया। इस वाले वीडियो की भी शुरुआत हम उदाहरण के क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में जो उदाहरण के प्रश्न होते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रश्नावली वाले प्रश्न के साथ साथ उदाहरण वाले भी प्रश्न हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में तो हमने एचसीएफ निकाला था, इस वाले वीडियो में हम सिद्ध करने वाले प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो उदाहरण का पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं, एक एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले एक बारी इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। इससे संबंधित 3-4 प्रश्न मिलेंगे आपको, जो कि इस वीडियो में पूरा कवर कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रश्न, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझते हैं क्वेश्चन को। दिया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन को तो आप पढ़ लिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 3 बातें आपको दिखाई देगी, यानी 3 बातें लिखा हुआ रहेगा इस प्रश्न में। पहला बात, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक। तीसरा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न मिलता है तो 3 बातों का ही जिक्र किया जाता है। किसी में धनात्मक समपूर्णांक, किसी में धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी में धनात्मक पूर्णांक, और किसी प्रश्न में धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक भी एक साथ मिल जाता है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा है। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाने वाली संख्या क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। इन धनात्मक पूर्णांक में कुछ सम वाले भी संख्या होते हैं, जिनको कि बोला जाता है धनात्मक समपूर्णांक, जैसे 2, 4, 6, 8, यह हो गया धनात्मक समपूर्णांक। इसके बाद आता है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वाले संख्या में कुछ विषम पूर्णांक वाले भी संख्या होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या हो गए? धनात्मक विषम पूर्णांक। 3 बातें हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप का होता है, यानी किसी भी संख्या में 2 से गुना हुआ रहता है तो वह संख्या सम संख्या हो जाता है। चाहे कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 2 से गुना हुआ हो, यानी उसके गुणनखंड में अगर 2 हो तो वह संख्या सम हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है q कोई पूर्णांक है, यानी 2 यहाँ पे लिख दिया है, और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी रखिए, लेकिन यह सम ही होगा, यह बात कहा गया है। दूसरे में कहा गया है कि 2q के साथ अगर 1 जोड़ दें तो वह कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। यानी जब हम सम में 1 जोड़ते हैं तो विषम होता है कि नहीं होता है? तो किसी भी सम में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो विषम हो जाएगा, यह बात कहा गया है इसमें। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ बातें लिख देनी है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन में बिना कुछ सोचे समझे पहले उस चीज़ को लिख देना है। पहले यहाँ पे लिखना है, हल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन क्या कहता है वो बातें लिखना है यहाँ पे। तो लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या होता है, बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है, और छोटा होता है किससे, B से। इतना चीज़ तो हम पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध करते हुए हम समझ चुके थे। इतना बात यानी यह जो दो लाइन है हर एक प्रश्न में लिखना है। जब भी इस तरीके के सिद्ध करने वाले मतलब प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न में इतना बात तो पहले लिख देना है, यह दो लाइन लिख देना है। अब हल कैसे करना है, यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ Q के साथ हमेशा क्या होता है, B होता है। तो B हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, B भी यहाँ 2। आप देखिए A बराबर 2Q प्लस A बराबर BQ प्लस R होता है। यहाँ हमें 2Q दिया हुआ है तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ हमारा 2Q प्लस 1 दिया है, यह तो ऑलरेडी BQ प्लस R के रूप में है। 2Q प्लस 0 भी हमारा BQ प्लस R के रूप में है। एक्चुअल में हमें BQ प्लस R दे के A का मान पूछा जाता है इस प्रश्न में, समझ रहे हैं आप। तो हमारे पास B है तो B का मान रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे A अगर लिखते हैं, अगला स्टेप क्या लिखेंगे, माना कि B बराबर 2 क्यों माना, क्योंकि Q के साथ 2 है, कह रहा है कि 2 से भाग लगाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 2Q प्लस R। यहाँ पे R क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर, और छोटा हो जाएगा किससे, 2 से। अब यहाँ पे 2 से छोटा और 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि R यहाँ पे जो है, R यहाँ पे आ जाएगा 0 1, यानी R हमारे पास कितना मिल गया, 0 और 1। कैसे, यहाँ पे बोला गया है कि R जो है 0 हो सकता है तो 0 ले लिया, 0 के बराबर हो सकता है, मतलब R 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, बात एक ही है। 0 से बड़ा हो सकता है तो 0 से बड़ा 1 ले लिया, और किससे छोटा हो सकता है, 2 से, तो 2 से छोटा ही तो है 1, तो इसलिए हम 0 और 1 लिए। यानी कोई भी संख्या अगर B होता है तो उससे 1 कम ही तो हमारा आता है शेषफल। जब किसी भी संख्या में 4 से भाग देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 1 2 3 शेषफल आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब हमारा B 2 है तो हमारा 0 और 1 आ सकता है शेषफल, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और इन्हीं शेषफल का मान रख के हमें दिखा देना है कि एक धनात्मक समपूर्णांक है और एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि R का मान 0 लेने पे, जब R का मान 0 लेंगे तो A बराबर 2Q प्लस 0 हो जाएगा। A बराबर क्या हो गया, 2Q। अब किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना हुआ रहे, अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 हो तो वह संख्या सम संख्या होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह संख्या 2 से भाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है, और प्लस में है तो धनात्मक तो है ही। दूसरी बात, अगर R का मान
1 ले तो यानी r का मान 1 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। अब यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि 2 तो इसमें से आ जाएगा, इसमें से आएगा नहीं। यानी किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ा जाता है तो विषम संख्या हो जाता है। तो यह जो संख्या है यह सम संख्या नहीं कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, अतः टू क्यू प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। लिख दिया। और यही 2 बात तो सिद्ध करना था। यहाँ भी चाहे तो लिख सकते हैं कि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, अतः 2q समपूर्णांक है। इतना ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इतना ही क्वेश्चन में लिख देना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे बनाना है। पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह वाले दोनों लाइन और साथ में यह लिख देना है। फिर हमें लिख देना है कि b हमारे पास क्या है। जब b आ जाएगा, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो उससे कम 1 हमारा शेषफल हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे 2 आया तो 2 से कम 0 और 1 शेषफल आ गया। और फिर एक एक का मान r मतलब r का मान रख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इसे मिटाते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन पे। इसको रफ करके क्वेश्चन को लिख देता हूं। अब यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, जो क्वेश्चन हम बनाए थे पिछले वाले, मतलब जो पिछला क्वेश्चन बनाए तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक। हमने बोला था कि 3 बातें आपको दिखाई देगी, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक। तो इस वाले प्रश्न में हमें मिला धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q प्लस 1 के रूप का होगी, या तो 6q प्लस 3 के रूप का होगी, या 6q प्लस 5 का रूप का होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई सा भी विषम संख्या ले लीजिए, अगर उसे 6 से भाग देते हैं तो 6q प्लस 1 का रूप का आएगा, या 6q प्लस 3 का, या 6q प्लस 5 के रूप का आएगा। जैसे अगर हम कोई सा भी विषम संख्या ले लेते हैं, अगर 15 लें, 15 को 6 से भाग दें तो 6 दूना 12, 3 आया। यानी यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 प्लस 3, यानी कि यहाँ पे 6q क्या हो गया, 2 हो गया, तो 6q प्लस 3 यहाँ पे है, 6q प्लस 3 का रूप आया। अगर कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे 21 ले लेते हैं तो 6 त्रिका 18, 11 में से 8 गया 3, यह भी यहाँ पे 3 आ गया, तो 6 गुना 3 प्लस 3, यहाँ q यह है, यह 6 है प्लस 3, यहाँ भी 6q प्लस 3 का रूप आ गया। अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, 7 ले लें तो 6 एकम 6, 1 आया, तो यहाँ पे 6 गुना 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 क्या है, q है, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 का रूप आया कि नहीं आया। कोई भी विषम संख्या ले ले, अगर उसे 6 से भाग देंगे तो या तो 6q प्लस 1 का आएगा, 6q प्लस 3 का आएगा, या 6q प्लस 5 का आएगा। यही रूप आने वाले हैं और इन्हीं को हमें सिद्ध करके बता देना है। और q क्या होगा, वहाँ पे कोई भी पूर्णांक होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें तो वह 2 लाइनें लिख देनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जो कहा गया है। तो यहाँ हल में लिखेंगे। अब चूंकि पिछले वाले प्रश्नों में लिखा था, इसलिए इस वाले प्रश्न में नहीं लिख रहे हैं, उस बात को लिखने में काफ़ी समय लग रहा है। तो एक लाइन में छोटा सा लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा।
कि दो धनात्मक संख्याएं दी हुई है, तो यहाँ पे हल में डायरेक्ट लिखते हैं कि माना कि यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, आप आगे की बातें लिख लेना अपने। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है, बड़ा है 0 से या बराबर है और छोटा है किससे, b से। यहाँ पे हमारा b क्या आ जाएगा, q के साथ जिसका गुना हुआ रहता है वो हमारा b होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि b बराबर 6, कितना हो गया 6। तो जब b 6 हो गया तो यहाँ पे a बराबर 6q प्लस r, तो यहाँ r क्या हो जाएगा, r बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा और छोटा होगा किससे, 6 से। अब r 6 से छोटा होगा तो हमारे पास r का मान कितना आ गया, r का मान 0 1 2 3 4 5, r का मान 0 से लेकर के 5 तक आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि 0 बराबर है r का तो 0 लेंगे, और यहाँ पे बोला है कि r जो है 6 से छोटा है तो 6 से छोटा ही लेंगे, तो 6 से छोटा तो 5 ही आएगा। यानी कि अगर कोई संख्या 6 है, अगर किसी संख्या में 6 से भाग देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेषफल 5 आएगा, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा। भाजक से एक कम शेषफल आता है। अब यहाँ पे लिख देना है बस, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। माना कि r बराबर 0, माना कि r बराबर 0 हो तो यहाँ a बराबर 6q प्लस 0, तो a क्या हो जाएगा 6q। अब यहाँ 6q 6 में 2 से भाग लगेगा, लग जाएगा, तो जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है वो हमारा सम संख्या होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह संख्या 2 से भाज्य है, अतः 6q एक समपूर्णांक है। ये बातें लिख दिया हमने। अब आएंगे नेक्स्ट, अब लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो, अगर r को हम 1 मानते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1 आएगा। अब यहाँ क्या आप 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से 6 में तो भाग लग जाएगा, 2 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अगर सम संख्या में 1 जोड़ा जाए तो विषम संख्या हो जाता है, तो यह एक विषम संख्या हो जाएगा। तो लिख देंगे कि यह 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। अब एक एक करके हमें जाना है कहाँ तक, 5 तक, यानी r का मान पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 5 तक हमें लेना है। तो यहाँ पे r का मान 2 लेने पर, यानी r का मान 2 हो तो a बराबर 6q प्लस 2। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। यानी अब 2 से यह भाग लग जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अगर 2 से भाग देते हैं तो लिखेंगे कि यह 2 से भाज्य है, अतः 6q प्लस 2 एक समपूर्णांक है। अब r बराबर, यानी r का मान
3 हो तो, यदि r का मान 3 हो तब क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 3। अब यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 6q है, तो यह सम है कि विषम है, यह भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो लिखेंगे कि यह 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। यहाँ भी लिख देता हूँ छोटा मैं, r का मान 4 हो तो a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 4। तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2 आ जाएगा, यानी 2 से भाग लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यह 2 से भाज्य है, अतः 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है। लिख दिया। अब एक लास्ट बता है 5 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q प्लस 5, तो क्या है, यह भी एक विषम पूर्णांक है। 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 6q में तो भाग लग जाएगा 2 से, लेकिन 5 हमारा नहीं लगेगा। कि यह 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। यह बातें हमने लिखी। r का हमने a मान रखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, और हमें कौन कौन से विषम मिले यह देख लेते हैं। पहला भाज्य है तो यह समपूर्णांक हो गया। एक तो हमें विषम यह मिला, एक हमें विषम यह मिला, और एक हमें विषम यह मिला। यानी पहला विषम क्या मिला, पहला विषम मिला 6q प्लस 1, पहला विषम हमारा 6q प्लस 1 मिल गया। दूसरा विषम 6q प्लस 3 मिला, 6q प्लस 3 मिल गया। तीसरा विषम हमें कौन सा मिला, 6q प्लस 5, और तीसरा विषम हमें 6q प्लस 5 का मिल गया। हमने यह सिद्ध कर दिया कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 किस रूप में होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। तो यह था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दूसरे क्वेश्चन का। तो यह क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसे मिटाते हैं, आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है कि HCF निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। HCF निकालने से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी तो समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 32 आर्मी बैंड वाले हैं और उन 32 आर्मी बैंड वाले के पीछे 616 आर्मी को मार्च करना है। यानी आगे बैंड वाले रहेंगे, उसके पीछे आर्मी वाले रहेंगे। अब इन आर्मी वाले और बैंड वाले को मिला के ऐसे कितनी संख्या होगी, मतलब लाइनों की संख्या कितनी होगी जिनमें इनकी संख्या समान होगी, यह बात बोला गया है इस वाले प्रश्न में।
जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 4 आर्मी बैंड है, 1 2 3 4, 4 आर्मी बैंड हो गए, 4 आर्मी बैंड हो गया और इनके पीछे 16 आर्मी को लगाना है। तो एक के पीछे 4 लगा दिए, 4 4 और 4, 4 4 की संख्या में हो गए चारों के पीछे, यानी कि 4 आर्मी बैंड हो गए और इनके पीछे 4 4 सेना लगा दिया। अब 4 आर्मी बैंड वाले हो गए और 16 सेना हो गए। तो अब हर एक पंक्ति में, हर एक लाइन में कितने, 4 सेना और 1 आर्मी बैंड, 5 5 हो गए। तो इस तरीक़ा से सब पंक्तियों में समान संख्या आ गया। तो इसी तरीके का बात बोला गया है इस वाले क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं कि पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा HCF 32 और 616 का, यानी 616 और 32 का जो HCF आएगा वही हमारे पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो HCF निकाल लेते हैं। 32 और 616, 32 से भाग देंगे 616 में तो एक बार में जाएगा 32, 11 में से 2 गया 9, यहाँ हुआ 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, 6 यहाँ आया। अब यह कितना बार में जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 1 28, 9 बार में जाएगा। 9 दूना 18, 9 त्रिका 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब 8 से 32 में भाग देंगे, 8 चौका 32, 0 आ गया। 0 से ऊपर वाला HCF है। इस वाले क्वेश्चन में यह नहीं बोला गया है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए या नहीं कीजिए। तो हम नॉर्मल तरीका से भी HCF निकाल सकते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लगा सकते हैं। तो हमारा HCF आ गया 8। तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, यानी 8 पंक्ति बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चूँकि 32 आर्मी बैंड हैं तो 4 4 आएगा एक लाइन में। 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी सारे लाइन में 4 4 हो गए आर्मी बैंड वाले और 8 पंक्तियां हो गई। अब इनके पीछे कितना लगाना है, कितने सैनिकों को रखेंगे, यानी एक लाइन में कितने सैनिक आएंगे, तो निकाल लेते हैं। 616 में 8 से भाग देंगे तो 8 सत 56, 8 सत 56, 77 आर्मी वाले आ जाएंगे, यानी कि इस लाइन में 77, इस लाइन में 77, इस वाले में भी, इधर इस वाले सब में जो है 77 77 आर्मी वाले को रखना है। यह है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। इसको रब करके चौथे प्रश्न को बनाते हैं। लिख देता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह बात बोला गया है प्रश्न में। बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी आप कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, अगर उसका आप वर्ग करते हैं तो या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 के रूप का आएगा। यही बात बोला गया है। तो हल कहाँ से शुरू करेंगे, इसमें हल शुरू करने से पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला जो लाइन है वह लिख देना है। तो लिख देंगे यहाँ पे बी से। यह बात इस तरीके के हर एक क्वेश्चन में लिखना है। अब क्या लिखना है, अब यहाँ पे देखेंगे दिया क्या है। हमारे पास b है क्योंकि m से गुना हुआ है 3 में,
तो हमें b मिल गया। हमने पिछले प्रश्न में बनाया था तो हमें पता चला है कि b कहाँ से मिलता है। अब यहाँ पे लिख देंगे माना कि b बराबर 3। तो जब b 3 माना तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q, b के जगह पर 3 आ जाएगा प्लस r। तो यहाँ क्या बन जाएगा कि r बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा और छोटा होगा किससे, b से, और b क्या मानना है 3, तो r छोटा होगा 3 से। तो r की क्या क्या मतलब r क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे r 0 आ सकता है क्योंकि 0 के बराबर होता है r, 0 से बड़ा भी होता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होता है। 1 2 लेंगे और 3 से छोटा लेंगे, क्यों, क्योंकि बोला गया है कि 3 से छोटा r है। अगर हम b 3 लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अगर किसी संख्या में 4 से भाग दें तो हमारा शेषफल 0 संभव है, 1 संभव है, 2 संभव है, 3 संभव है, लेकिन 4 नहीं आएगा। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक एक बार r का मान एक बार 0 1 2 लेकर के तीनों को देखते हैं कि क्या यह 3m और 3m प्लस रूप का होता है या नहीं। तो पहला माना कि नहीं लिखते हैं r का मान 0 लेने पर a बराबर 3q प्लस 0। a बराबर क्या हो गया 3q। यहाँ तक तो हम पिछले प्रश्न में भी सॉल्व करते थे। इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग है। बोला गया है क्या कि पूर्णांक का वर्ग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर लिख दिया, 9 को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ 3q स्क्वायर को m माना। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर को m माना। अब m क्यों मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लेना है। तो यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3 है, q की जगह पे 1 रखेंगे तो कुछ और मान आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा। मान चेंज करते जाएंगे, q का मान चेंज करते जाएंगे तो हमें अलग अलग संख्याएं मिलेगी। इसलिए हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, m है। तो मान लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देना है आप कि a बराबर 3m, सॉरी a स्क्वायर बराबर 3m। एक तो हमें पहला मिल गया a स्क्वायर बराबर 3m। दूसरा r का मान 1 हो तो a बराबर 3q प्लस 1। अब यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन में हल किए हुए हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे इसका। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे भी, वर्ग करने के बाद ही हमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो यह हो गया a स्क्वायर, यह हो गया a स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 3q गुना 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। आप लिखेंगे 1 का a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अब यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 त्रिका 9, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे
3q² प्लस 2q बराबर m मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? 3q² प्लस 2q को हमने m के बराबर मान लिया, जैसे इधर वाले में माना था। अब यहाँ लिख सकते हैं हम कि a² बराबर 3m प्लस 1, यानी इसको तो हमने a मान लिया यहाँ से यहाँ तक, तो 3 गुना m प्लस 1, 3m प्लस 1 हमें दूसरा भी मिल गया। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा बना लेते हैं। r का मान 2 लेने पर a बराबर 3q प्लस 2, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a² बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, 3q गुना 2 प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस 3 त्रिका 9 q² प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 4। अब यहाँ चूंकि हमें 3m प्लस 1 के रूप का चाहिए, तो यहाँ एक काम कर सकते हैं कि 9q² को सेम रहने दिया, 12q को भी सेम रहने दिया, यहाँ पे 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 बच गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इतना बराबर क्या, m माना, तो लिख लेंगे, इसलिए a² बराबर 3m प्लस 1, ये भी हमारा आ गया। यानी इस वाले में हमारा आया a² बराबर 3m, यानी संख्या का वर्ग करने पर हमें 3m मिला, यहाँ पे संख्या का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 और यहाँ भी संख्या का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 का रूप मिला। यानी हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह हमने सिद्ध कर दिया है इस वाले क्वेश्चन में। तो यह हमारा चौथा प्रश्न था। चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और साथ में एक एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है, 1 या 2 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे, यानी एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कि हमारा प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल के क्वेश्चन प्लस प्रश्नावली के क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।